हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का फिलर फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी ज़ोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि आप फिलर फॉर्म के साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए तैयारी में तो कोई कमी आएगी नहीं। काफ़ी बच्चे आज जुड़ गए हैं अभी। वेरी गुड। खुशबू जी, श्रीकांत जी, प्रियंका जी, परफेक्ट जी, टीना जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और अच्छी बात है, सब टाइम से जुड़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर हम रोज़ की तरह वेट भी कर लेते हैं और भी बच्चों के जुड़ने का। तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आई एम ऑलवेज ओके। मैं हमेशा ओके रहती हूँ। और जब क्लास में आ जाती हूँ तो बस फिर तो कहने ही क्या। आप लोगों के साथ 1 घंटे जो क्लास होती है, मेरी बहुत अच्छी क्लास होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि यू ऑल आर टीचर्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा पूरा टीचर्स का एक बहुत बड़ा गैंग है, जहाँ पे हम लोग अपने नॉलेज को एक दूसरे से शफलिंग करते रहते हैं और एक दूसरे को नॉलेज देते भी रहते हैं और एक दूसरे से नॉलेज लेते भी रहते हैं। तो टीचर का जो काम है वो यही है कि जो नॉलेज है उसको और अधिक स्प्रेड करने का। जितना हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे उतना हमारा नॉलेज जो है वो डिस्कशन के थ्रू एक दूसरे तक पहुंचेगा। अंजलि जी, माही जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। सविता जी, वेरी गुड इवनिंग। वाह, जल्दी जल्दी सब जुड़ते जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पूजा जी, गुड इवनिंग। पूजा जी आजकल थोड़ा सा ढीली ढाली हो गई हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो आपको जोश में आना चाहिए। बीच में कुछ दिन लगातार एब्सेंट भी आपका हुआ एक लंबा, है ना? तो ये बहुत सारी क्लासेस मिस हुई आपकी। तो कंटिन्यू आप लोग क्लास में बने रहिए, जिससे कि क्या है कि आप लोगों की तैयारी जो है उसमें कुछ छूटेगा नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दूं, और कुछ एक आध क्वेश्चन जो है मैंने पिछले जो कराए हुए रहते हैं उनको भी जोड़ दिया है, ताकि रिवीजन भी होता रहे। तो कुछ आप देखते हैं कि कभी रिपीटेड भी होते हैं और कुछ बिल्कुल नए क्वेश्चंस रहते हैं, एकदम हट के रहते हैं। ठीक है ना? तो ये बबली जी, वेरी गुड इवनिंग। तो कंटिन्यू क्लास में जो है वो आप कोशिश करिए कि रोज़ आप जुड़ने का जो है एक टाइम अपना फिक्स रखिए कि हाँ भाई हमें जुड़ना है। और अगर नहीं आप लाइव आ पा रहे हैं, टाइमिंग मैच नहीं करी, तो वीडियो तो एटलीस्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को बहुत सुविधा ये मिल जाती है कि चलो हमने लाइव क्लास तो अटेंड नहीं करी, बट हम क्लास फिर भी अटेंड कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो जब इतनी अच्छी सुविधा आप लोगों को मिल रही है, और लाइव में ये होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एट अ टाइम आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा लेते हैं, पूछ लेते हैं, आपको नॉलेज मिल जाती है। ठीक है ना? तो देखिए, फिलअप फॉर्म में तो आप सभी जुड़ चुके हैं, तो इसके बारे में आपको मालूम भी है कि हमारा ये एजुकेशनल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको रिलेटेड टू सीटेट और नेट की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं आपकी। और आगे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे एवरीडे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसका जो टाइम टेबल है ये आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। हमारी एक साइंस की क्लास जो है वो 12 तारीख से ऐड हो जाएगी, मतलब मंडे से आप लोगों की साइंस की क्लास भी शुरू हो जाएगी 1 बजे। और एसएसटी की क्लास जो है वो बंद हो गई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 6 क्लासेस इसमें शो हो रही हैं, तो इसके टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस जो हैं आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इतने दिन से आप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी पैसे आपके नहीं लग रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा रोहित जी। कल आप एब्सेंट क्यों थे? आप तो बिल्कुल रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो कोई बड़ा रीज़न होगा तभी आप एब्सेंट होंगे, अदरवाइज़ तो आप सबसे पहले आ जाते हैं क्लास में। तो चलिए, कोई बात नहीं। आई नो कि कुछ ज़रूर प्रॉब्लम आई होगी आपको, तभी आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो साइंस की क्लास है आपकी, वो 12 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। दोपहर के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी 1 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसमें सब समझ में आ रहा है। और मैराथन जो है कल आपको मिस नहीं करना है।
कल यानी 11 दिसंबर को हमारी जो मैराथन की क्लास होगी वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर के 3 बजे दोपहर के ख़त्म हो जाएगी। 5 घंटे की नॉन स्टॉप क्लास चलेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स लाइन बाय लाइन आपको कवर कराए जाएंगे, ठीक है। और कोशिश की ये की जाएगी कि आपका होल सिलेबस उसमें कवर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे उस दिन, ठीक है। रोहित जी, डोंट से सॉरी, सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। आई नो कि कोई आपको इशू हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम आई होगी, दैट्स वाई मैंने पूछा, और ऐसी कोई बात नहीं है। मीला जी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। दम घोटू गैस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन। संतोष जी, अमूल्य जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गिव योर आंसर विथ नंबर, ओके, नंबर जरूर डालेंगे आप। शबनम जी वेरी गुड इवनिंग। तो ज़्यादातर आंसर जो है वो ए आ रहे हैं एंड ए इज़ द राइट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं है क्योंकि सबके आंसर ए आ रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए हमारे एयर में तो वो एयर को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड कर देता है और सांस लेने तक को लोगों को तकलीफ हो जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दिल्ली में स्मॉग होने लगता है, यही ठंड के मौसम में होता है, पराली जलाई जाती है पंजाब में, और जब कोहरा लग जाता है तो फॉग और स्मोक दोनों मिलकर के स्मॉग बन जाता है। तो गाड़ियों का जो धुआं रहता है वो भी इसमें जो है वो मर्ज हो जाता है, जिसके कारण एक बहुत ही ख़राब एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है। उसमें बहुत बड़ा जो सब्सटेंस होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। ज़्यादातर ये जिनको अस्थमा होता है उनको, और जो उम्र में ज़्यादा होते हैं वो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके जो फेफड़े होते हैं छोटे बच्चों के वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो इस टाइम पे उस पर किसी भी तरह का अगर अटैक होता है तो वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, इसलिए उन पर अटैक जल्दी होता है। बट जैसे हम जिस एज ग्रुप के हो जाते हैं, मतलब समझ लीजिए कि 15 अबव से लेकर के और फिर आपका 40-45 तक के लोग जो होते हैं वो फिर भी स्टेबल कर जाते हैं, किसी भी चीज़ में वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो आगे पीछे वाले जो एज होते हैं उनमें डेवलपमेंट की प्रोसेस भी चलती है छोटों में, और बड़े जो होते हैं उनका धीरे धीरे वो लेवल जो है डाउन हो जाता है बॉडी का, इसलिए वो नुकसान करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हिंदी में गलती से थर्ड लिखा गया है, उसको इग्नोर करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इज ऑर्डर टू मेक वाटर क्लीनर। एक एक्वेरियम में एक एयर पंप किस क्रम में रखा जाता है, मतलब क्यों रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर, जल के पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजॉल्व इन वाटर, अधिक ऑक्सीजन पानी में घुलने देने के लिए, इनहेंस द ब्यूटी ऑफ एक्वेरियम, एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ज्योत्सना जी वेरी गुड इवनिंग, जानकी जी गुड इवनिंग। इसमें ज़्यादातर आंसर बी में आ रहे हैं, और माही जी का एंड लेखनी जी का सी में आंसर आ रहा है, टीना जी का भी सी में आंसर आ रहा है, और इसका राइट आंसर आप लोग को शो हो चुका है, सी है, ठीक है। क्योंकि देखिए पानी में जो एक्वेरियम जो पानी का मछलियों के लिए जो एक्वेरियम रखा जाता है उसमें जो पानी होता है उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीजन की होती है, क्योंकि हमने उसमें मछलियों को रखा है। मछलियाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन तो ले नहीं सकती पानी के बाहर आके, तो पानी के अंदर ही उनको सप्लाई होनी ज़रूरी होती है कि ऑक्सीजन रखा जाए,
ठीक है। तो वो जो पंप होता है उसका सबसे पहला काम यही होता है कि वो पानी में अधिक से अधिक बुलबुले जो छूटते हुए आपको दिखाई देते हैं ना, वो ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर किया है वो सब तो रॉन्ग हो गया। तो आप लोग ध्यान से ये देखिए कि इसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मछलियां हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं, ठीक है। तो अगर आप बी को टिक करते हैं तो जल के पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं उसको चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जब हम घर के अंदर एक्वेरियम रखते हैं तो मोस्टली ये देखा जाता है कि उसमें हम नकली पौधे रखते हैं, है ना। और असली पौधे वाले जो एक्वेरियम होते हैं उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके लिए पंप्स भी अलग आते हैं, उसके लिए लाइटिंग भी अलग होती है। इसमें नॉर्मल एक पंप की बात की जा रही है, तो इसमें अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए पंप को लगाया जाता है। तो पहला काम जो है पंप यही करता है कि वो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है ताकि मछलियां जिंदा रह सके। अगर वो पंप ना लगाया जाए, है ना, जैसे मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि वो पंप इसलिए लगाया जाता है कि वो जो बबल्स निकलते हैं वो एक्वेरियम की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, बड़ा सुंदर लगता है बबल निकलता है तो। लेकिन अगर वो ना रहे तो मछलियां जो हैं 8 घंटे से ज़्यादा उसमें ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, क्योंकि उस पानी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मछलियां भी जो है वो ऑक्सीजन लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। वेयर आर सैंडलवुड फॉरेस्ट जनरली फाउंड? चंदन के वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालयन रीजन, डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, गंगा के डेल्टाई क्षेत्रों में, ड्राई पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिणी भारत का शुष्क भाग, या महाराष्ट्र? नंबर 3 करके आंसर करेंगे। इसमें सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। कोई बात नहीं, अरे रॉन्ग होने से आप टेंशन मत लीजिए ना, हमें गलती ही तो सुधारनी है, इसलिए तो हम कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। जिन्होंने जिन्होंने सब सी लगाया आंसर, उनका आंसर बिल्कुल सही है कि दक्षिणी भारत का शुष्क भाग, ठीक है। और कर्नाटका भी लिखा गया है इसमें। तो ये जो है देखिए, साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो चंदन की खेती बहुत होती है, और मतलब वहाँ पे लगाए जाते हैं अलग से चंदन, है ना, क्योंकि ये डाल से काट करके भी, मतलब कटिंग भी इनकी लग जाती है डालों की, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अच्छा, पेड़ जब ये हरे भरे रहते हैं ना, तो चंदन की खासियत आपको बता दूं कि जो चंदन होते हैं ये दो वैरायटी के होते हैं, एक सफ़ेद चंदन और एक लाल चंदन, ठीक है। जब ये पेड़ जो हैं ये हरे होते हैं, तना जब इसके हरे लगे रहते हैं पेड़ों में, आप अगर इसकी डाल को काटते हैं और फिर इसको स्मेल करते हैं तो खुशबू नहीं आती है। इसको जब सुखा लिया जाता है ना, और फिर इसको किसी पत्थर पे रख के थोड़ा पानी रख के और घीसा जाता है, तब इसमें हमको खुशबू आती है। लेकिन कच्चे डाल को अगर आप देखेंगे, अगर पेड़ से आपने डाल को तुरंत काट लिया चंदन का, तो उसको आप सूंघेंगे तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो ये इसकी खासियत होती है। हाँ, मूवी का नाम भी इन्होंने बता दिया। हाँ, वेरी गुड। ये थोड़ा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट भी हो गया कि पुष्पा मूवी तो ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी, तो उसमें इस तरह की जो तस्करी वाला काम है वो दिखाया भी गया था। तो ये वाकई में साउथ इंडिया का जो है, इसलिए आप लोग, और अच्छा चीज़ ये है कि बबलू जी ने जो बताया मूवी के थ्रू, आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर याद भी रहेगा कि हाँ ये तो साउथ इंडिया का है, चंदन के जो पेड़ हैं, ऐसे आप रिलेट करके भी कई चीज़ें याद रख सकते हो। तो रेड चंदन भी होता है और वाइट भी होता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो है लोग वाइट चंदन ही यूज़ करते हैं, बट कुछ कुछ जगहों पे लाल चंदन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। देवियों को चढ़ाने के लिए लाल चंदन किया जाता है यूज़। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस चीज़ पर? एयर प्रेशर मतलब वायु दाब, वाटर प्रेशर, वाटर वेपर जल वाष्प, ऑन द वाटर साइकिल जल चक्र पर, और टेम्परेचर मतलब तापमान। ये भी साउथ में ही पाया जाता है, वाइट चंदन और जो रेड है ये साउथ में ही पाए जाते हैं, ज़्यादातर सदर्न एरिया में ही पाए जाते हैं। हमने भी लगाया है चंदन का, बट बहुत अच्छी खुशबू नहीं आती, क्योंकि वो एरिया वाइज उसका ग्रोथ इस तरह का होता है कि उसमें खुशबू अच्छी आती है। तो इसका राइट आंसर जो है
वो बी होगा। तो करेक्ट करिएगा, बहुत लोगों के गलत आंसर आए हैं इसमें। तो जल वाष्प जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए जब आप वाटर साइकिल देखते हैं, है ना, जल चक्र आप जब देखते हैं, तो जल चक्र में हमने क्या देखा कि नदी, तालाब, समुद्र का जो पानी है वो भाप बनकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठ करके वो क्या बनता है, बादलों का रूप ले लेता है, इवेपोरेशन जो होता है, ठीक है, वाष्पीकरण। और फिर वो बादलों का रूप ले लेता है, और रूप लेने के बाद एक समय के बाद वो बादल क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसी तरह समझा जाता है इसको, जिसको कि क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और ये कंडेंसेशन के बाद ही प्रीसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश शुरू होती है। तो ये सब कुछ डिपेंड किस पर करता है कि हमारा जल वाष्प जो है वो कितना बना। अगर जल वाष्प नहीं बन रहा है अच्छा, तो फिर वो जो बादल हैं वो भी कम बनेंगे और बरसात भी कम होगी, ठीक है। तो इसलिए जो जल वाष्प है उसकी मात्रा जो है वो डिपेंड करती है कभी भी वर्षा पर, कि वर्षा कैसी होगी। इसलिए देखिए पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बारिश भी बहुत होगी। ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि किस सीज़न में कैसा होना चाहिए एटमॉस्फियर। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसी हिसाब से सरफेस से जल वाष्प भी बहुत बनता है, और बादलों का निर्माण भी उसी तरह से होता है। और जब जल वाष्प अच्छा बनता है, बादलों का निर्माण अच्छा होता है, उसके बाद एक हमारा जो प्रॉपर तापमान बनता है और वायु का जो दबाव होता है, उस पे क्या होता है कि बारिश होती है। पेपर सॉल्व, ये पेपर के ही क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा करके पूछे जा रहे हैं, उसको मैं करा रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन। निम्न में से किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है? श्वेत क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, अमृत क्रांति या हरित क्रांति? सविता जी का सही है। मोबाइल में थोड़ा आप लोग ब्राइटनेस बढ़ाइए, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। हम्म तो जैसा कि नाम से बिल्कुल इजीली पता चल जा रहा है कि जो श्वेत क्रांति है वो आपकी दूध से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि वाइट कलर की है। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्रांति है। एक दिन मैंने आप लोगों को और भी इससे रिलेट करके क्वेश्चन करवाया था, जिसमें ऑप्शन को मैचिंग करना था, तो वो मैचिंग के थ्रू भी क्वेश्चन आता है और इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। श्वेत क्रांति आपके दूध के लिए हो गई। इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो आपकी होती है कि खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, कृषि के जो उत्पादन होते हैं उसको डबल करने के लिए। उसमें क्या है, जो अलग अलग तरह की खेती की जो क्रांति है, जैसे हरित क्रांति और पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, इन सभी क्रांतियों को क्या करके आपस में मर्ज करके ये इंद्रधनुषी क्रांति बनाई जाती है। मतलब कहा गया है कि इंद्रधनुषी क्रांति मतलब क्या हुआ कि इसमें सभी तरह की जो क्रांतियां हैं उसको मिला जुला करके एक नया तरह का आप उत्पाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद जो है कृषि उत्पाद हमें मिले। तो इंद्रधनुषी क्रांति का बेसिकली महत्व यही है कि सभी तरह की क्रांतियों को साथ लेकर के चल के उसकी उन्नति के लिए काम करे। फिर है आपकी अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है ये आपकी नदियों से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को लाइन से सबका बता भी देती हूँ, नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए श्वेत क्रांति आपकी हो गई। इंद्रधनुषी क्रांति मतलब सभी तरह की क्रांतियों को आपस में लेकर के चलते हैं, ठीक है बबलू जी। और उसके बाद है अमृत क्रांति जो है वो नदियों को जोड़ने से संबंधित है, मतलब ये नदियों से रिलेटेड है। नदियों का पानी जो है, कई नदियों में कम पानी होता है तो उसको किसी अच्छी बड़ी नदी के साथ थोड़ा ज्वाइंट कर दिया, वहाँ पे एक नहर बनाने का कोशिश किया गया, बांध बनाने का। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रोसेस में आती हैं अमृत क्रांति के। हरित क्रांति आप सभी जानते हैं कि कृषि उत्पादन से ही रिलेटेड होता है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसके अलावा पीली क्रांति होती है, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसलिए आप लोगों को ये अलग से बता दिया क्योंकि आपको कभी कभी अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरह की क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है। तो पीली क्रांति खाद्य तेल या तिलहन से रिलेटेड होती है। पीली क्रांति खाद्य तेल या तिलहन से रिलेटेड। नीली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नीली जो है वो मछली से रिलेटेड, मत्स्य उत्पादन, इसका नीला रंग जो है वो मछलियों के लिए माना गया है। गुलाबी रंग
इसके पहले हमने पढ़ा था कि झींगा मछली का एक हो रहा था, तो झींगा और प्याज के लिए भी गुलाबी क्रांति को लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है काली क्रांति होती है, जो कि पेट्रोलियम या खनिज तेल से रिलेटेड होती है क्रांति। एक होती है धूसर क्रांति, जो कि उर्वरक उत्पादन के लिए होती है, मतलब तरह तरह के जो मेन्योर्स और फर्टिलाइजर बनाते हैं उसके लिए अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर तैयार किए, इसके लिए होता है। ठीक है। और रजत क्रांति होती है अंडे के लिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि रजत क्रांति जो है वो अंडे के लिए होती है। और एक होती है सुनहरी क्रांति, जो कि बागवानी, सेब उत्पादन और शहद से रिलेटेड होती है। देखिए, ये सारा एक साथ आप लोग कहीं नोट डाउन अगर करके रखते हैं तो आप लोगों के लिए एक ही जगह ये सभी तरह की क्रांतियां मिल जाएंगी। आप फटाफट उसको एक बार रिवाइज करके और एग्जाम में जब जाएंगे तो रिवाइज करके आराम से जा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि अलग अलग तरह की क्रांतियां समय समय पर जब जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट रहा उसके हिसाब से बनाई गई हैं। ठीक है। तो अगर किसी का कोई नोट डाउन नहीं कर पाया है तो वो बाद में वीडियो को चला करके फिर से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेट फाइट्स, किन में निम्न में से कौन मृतोपजीवी हैं। ठीक है। जो उत्पादक हैं वो मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता हैं वो, डीकम्पोजर मतलब अपघटक, और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। इसका मुझे लग ही रहा था कि आप लोग सी आंसर करेंगे, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया था क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मृतोपजीवी हैं, मतलब सेप्रोफाइटस है। ठीक है। मतलब अगर मृत हो गए हैं कोई जीव तो उस पर ये डिपेंड करेंगे। तो जो मृत हो गए जीव वो तो अपघटित हो ही रहे हैं, तो उन पे कौन डिपेंड होगा, जो क्या होगा, कंज्यूमर होगा या उत्पादक होगा। तो इसमें जो है आंसर आपका आ जाएगा उत्पादक। उत्पादक इसलिए होगा, उत्पादक कौन हुए, आपके पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को हम क्या देते हैं, जो सूखी पत्तियां, मरी हुई चीज़ें, ये सब हम पेड़ पौधों में खाद के रूप में डालते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होगा, मृतोपजीवी कौन होंगे, जो मृत चीज़ों पर जीवित होंगे उनको कहा जाएगा मृतोपजीवी। ठीक है। जो मृत चीज़ों पर जीवित होंगे, तो पेड़ पौधे जो हैं हमारे पहले उत्पादक कहलाएंगे। जो उत्पादक मृत चीज़ों पर जीवित रहेंगे तो वो कहलाएंगे मृतोपजीवी। अपघटक वो होंगे जो मृत जो हो जाते हैं उसके बाद उसको क्या करते हैं, बैक्टीरिया खत्म कर देते हैं। ठीक है। लेकिन वो मिट्टी में अपघटित हो जाने के बाद वो मृतोपजीवी हो जाते हैं। वो किसके काम आते हैं, उत्पादक के काम आते हैं, मतलब पेड़ पौधों के लिए वो वर्कफुल होते हैं। तो निम्न में से कौन मृतोपजीवी होते हैं, मतलब जो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उन पर जीवित रहने वाले कहलाते हैं मृतोपजीवी, अर्थात उत्पादक पेड़ पौधे। तो इसका आंसर जो है बिना किसी डाउट के होगा प्रोड्यूसर या उत्पादक, क्योंकि वो मृत चीजों पर जीवित हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को कॉन्सेप्ट, क्या मैं बता रही हूं? अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछिए। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हैं, अभी भी क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, इसके आगे मैंने पिक्चर भी ऐड किया हुआ है, वो और क्लियर कर देगा आप लोगों को। ठीक है। एक क्वेश्चन और है फिर पिक्चर ऐड है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, द हाइएस्ट लेवल कंज्यूमर इन द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वेजिटेरियंस मतलब शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। नायडू जी बहुत दिन बाद आप आई हैं, आप कहाँ थे इतने दिन तक? सबसे उच्च स्तर, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए, है ना। उच्च स्तर पे कौन होगा ये आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, मैंने इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन लाए हैं।
अंजलि जी इस बार आपका आंसर राइट हो गया, टेंशन मत लीजिए। तो राइट आंसर है बी, मांसाहारी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी मिस्टेक हुई है तो हम आगे सही करेंगे उसको। मैंने इसलिए एक पिक्चर यहाँ पे ऐड किया हुआ है जिसके थ्रू आप लोग काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, ओके ओके, नेटवर्क इशू था, कोई बात नहीं। तो आप वीडियोस ज़रूर उसको फॉलो करते रहेंगे नायडू जी, तो आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए ये हमारा हो गया फूड चेन। मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से एक बार क्लियर करती हूँ ताकि कहीं भी थोड़ा सा भी आप लोग को अब डाउट नहीं रहना चाहिए और छोटी सी भी गलती आप लोग ना करें। देखिए, एक पौधा जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रोड्यूसर। सबसे पहले आप इस चेन को देखते हैं, हम फूड चेन को, तो प्रोड्यूसर हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हुआ पेड़ पौधे, मतलब ये हमेशा क्या होंगे, प्रोड्यूसर जो होंगे वो पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स होंगे। जिसको खाने वाला जो है वो क्या होगा, ग्रास हॉपर, कोई भी और अदर एनिमल हो सकता है, जो छोटा एनिमल, कीट पतंग कोई भी हो सकते हैं, जो कि क्या खाएंगे, घास को खाएंगे। छोटे छोटे घास, छोटी छोटी जो जड़ी बूटियां सी होती हैं उनको खाएंगे। ठीक है, इनको खाने वाला जो है ये है फ्रॉग, और फिर इस फ्रॉग को खा लेगा स्नेक, और एक समय के बाद स्नेक को जो है वो कोई चील, गिद्ध, बाज कोई भी खा सकता है। जो लास्ट आपका उपभोक्ता हुआ, अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो लास्ट उपभोक्ता हुआ, आखिरी आखिरी उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब यूज करने वाला, खाने वाला, कंज्यूमर। तो ये लास्ट वाला जो है देखिए, ये हमेशा क्या होगा, मांसाहारी ही होगा। आप ये वाली खाद्य श्रृंखला भी देखेंगे जिसमें शॉर्ट है, ये वाली खाद्य श्रृंखला छोटी सी है, कि हमने देखा कि भाई एक हिरण जो है ये क्या है, शाकाहारी, वेजिटेरियन है। ठीक है, ये क्या खाता है, उत्पादक, जो यहाँ उत्पाद किया है, पादप मतलब पेड़ पौधे, ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी रहेंगे इसको ये खाएगा। और इसको खाने वाला शेर क्या है, मांसाहारी। तो हमारा यहाँ पे भी लास्ट जो उपभोक्ता हुआ वो क्या हुआ, मांसाहारी उपभोक्ता हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये सेम आपको एक और पिक्चर दिख जाएगा, हिरण है और फिर शेर है। फिर यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ग्रास हॉपर है, ये एक मेंढक है, स्नेक है, इसको किसी चील, गिद्ध ने खा लिया। उसी तरह से अगर हम एक्वेटिक देखते हैं कि किसी तालाब में जो है एक पेड़ पौधे को खाने वाला है, एक पानी में रहने वाला बिच्छू हो सकता है, क्रैब हो सकता है, जिसको थोड़ी सी बड़ी मछली जो है वो खा लेती है। और फिर लास्ट जो है एक बगुला है, सारस है, ये क्या करता है, मछलियों को खा लेता है। तो ये लास्ट उपभोक्ता आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये क्या है, मांसाहारी है, मतलब नॉन वेजिटेरियन हुआ। गिद्ध, चील जो हुए ये भी नॉन वेजिटेरियन हुए, और ये जो शेर हुआ ये भी नॉन वेजिटेरियन, मतलब लास्ट जो उपभोक्ता रहेगा वो आपका क्या होगा, नॉन वेजिटेरियन होगा। और जो प्रथम उपभोक्ता रहेगा, प्रथम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वेजिटेरियन है, ये जो कीट पतंग रहेंगे ये भी वेजिटेरियन है। और इसके पहले एक इसमें मिसिंग है, ये जो आपको बिच्छू दिखाई दे रहा है, इसके पहले भी एक छोटा जीव होगा जो पहले पेड़ पौधों को खाएगा, इसमें एक मिसिंग है। तो यहाँ भी पेड़ पौधों को खाने से ही शुरुआत होती है और वो भी वेजिटेरियन ही होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो पहला आपका इसमें रहेगा खाद्य श्रृंखला में, सबसे पहला आपका रहेगा पेड़ पौधा जो उत्पादक, और उसके बाद जो फर्स्ट कंज्यूमर होगा वो हमेशा शाकाहारी होगा, और लास्ट कंज्यूमर जो होगा वो हमेशा मांसाहारी होगा। अब एक बात आती है कि जो सब इसने खा लिया, ये जो हॉक है इसने खा लिया, एक टाइम के बाद ये हॉक जो है, ये रहा हॉक, ये मर जाएगा। और मरने के बाद क्या होगा कि डिकम्पोज की स्थिति में आ जाएगा। तो ये डिकम्पोजर वाला इसके पहले जो क्वेश्चन था जिसमें सब कंफ्यूज हो गए थे, तो डिकम्पोज जब हो जाएगा तो आखिरकार ये जो डिकम्पोज होने के बाद जो मिट्टी बचेगी वो कहाँ पहुँच जाएगी, हमारे पेड़ पौधे के पास पहुँच जाएगी, और फिर उसके लिए खाद का काम करेगी। ठीक है, अब क्लियर हुआ। सैप्रोफाइटस इसी तरह से होंगे कि वो जो डिकम्पोज पूरा हो गया, जो सड़ गल गया, खत्म हो गया, वो सब जाकर किसको मिल गया, पेड़ पौधों को। आखिरकार वो कहाँ मिल गया, उपभोक्ता को मिल गया। ठीक है, सॉरी, उत्पादक को मिल गया, प्रोड्यूसर को मिल गया। तो ये आपके पेड़ पौधों को ये खाद के काम आ गया। तो इस तरह से ये चेन जो है ये चलता रहेगा। इसमें से एक क्वेश्चन और आया था कि इसका डायरेक्शन जो है वो कैसा होता है, क्या एक दिशा में चलता है, क्या दो दिशा में चलता है, या कहीं भी चलता है। तो ये हमेशा आपका एक ही डायरेक्शन में जाएगा। देखिए, यहाँ से जो उत्पादक यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, और इधर से इधर आ गया। तो ये चेन जो है एक ही दिशा में बढ़ रहा है। देखिए इस तरह से, ये उल्टा नहीं बढ़ेगा, कभी भी ये उल्टा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया अभी पिक्चर के थ्रू आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी बच्चे
आज ईवीएस नहीं है या सब बायो का है? देखिए ईवीएस में अगर आप चाहेंगे कि अलग से ऐसे आपको मिले तो आपको सभी तरह के पार्ट बबलू जी हैं जो सब मिलेंगे। देखिए किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज इंटीग्रेटेड, ये एकीकृत आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें सभी चीज़ हमको देखना है, हमें एसएसटी भी देखनी है, हमें बायो भी देखना है, फिजिक्स भी देखनी है, केमिस्ट्री भी देखनी है। क्योंकि हमारा लेवल क्या है, हमें ये देखना है कि हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। उनका लेवल क्या है, वो अलग से बायो नहीं समझ सकते, वो अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। तो उनके लिए ये सारा कुछ मर्ज करके इनको एक एकीकृत सब्जेक्ट के रूप में ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर गंगा ओरिजिनेट इन, गंगा नदी निकलती है कहाँ से? अरावली रेंज से, लद्दाख ग्लेशियर से, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, या मिलाप ग्लेशियर से। ठीक है, हाँ हिंदी की क्लास भी चलती है 10 बजे रात को। रोहित जी आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आपने कुछ पूछा है, एक बार और फिर पूछिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने क्या लिखना चाहा है। प्रिकिस्ट मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या लिखना चाह रहे हैं, एक बार और अपना क्वेश्चन करेंगे प्लीज़। और 7वें का आंसर जो है वो आ रहा है गंगोत्री ग्लेशियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और ये ग्लेशियर जो है आपका सभी जानते हैं, और जो जगह है निकलने की वो है गोमुख, उसको कहा जाता है उस पर्टिकुलर जगह को। ग्लेशियर तो कौन सी है, गंगोत्री है, और पर्टिकुलर जिस जगह से वो निकलती है उस जगह का जो निकलने का जो स्थान है, निकासी का जो स्थान है, वो गाय के मुंह जैसा दिखता है, इसलिए उसको गोमुख कहा जाता है। लेकिन ये जो लेंथ है, कोई बता सकता है कि हर साल ये जो लेंथ है, जैसे बबलू जी ने लिखा है 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, ठीक है, 2525 किलोमीटर। लेकिन हर साल इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। इसका रीज़न कोई बता सकता है कि ये जो लेंथ है हमारी गंगा की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है हर साल, वो क्यों बढ़ जाती है? कोई इसका रीज़न बता सकते हैं मुझे? क्योंकि किसी नदी की लंबाई कैसे बढ़ रही है, वो अपना रूट चेंज नहीं कर रही, उसी रूट से वो बह रही है, लेकिन उस नदी की जो लंबाई है वो हर साल कुछ मीटर बढ़ जाती है। ट्रेवल वाला मैं करा चुकी हूँ। अवनी जी का आंसर बिल्कुल सही है, ग्लोबल वार्मिंग, मानसून आने से। और अंजलि जी का आंसर है मानसून आने से। मानसून आने से देखिए जल का स्तर बढ़ जाएगा, मतलब जितना पानी है वो बढ़ जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ने का कारण जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए क्या हो रहा है कि जो लोग गंगोत्री पहले गए हैं कई साल पहले, 20 साल, आज से 20 साल 30 साल पहले जो गंगोत्री गए हैं, वो अगर अब जाते हैं तो वो बताते हैं कि करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर जो है वो जिस जगह से पहले निकलती थी वो पीछे चली गई है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। यस, अंजलि जी ने अब सही आंसर बिल्कुल किया है कि जो ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और इसके पिघलने के कारण क्या होता जा रहा है कि धीरे धीरे वो खसकता जा रहा है, जगह जो है वो पीछे होती जा रही है, और जिसके कारण लेंथ जो है बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का देखिए कितना बड़ा इफेक्ट है, हमें तुरंत तो नहीं दिखता है लेकिन सालों लगते हैं, बट ये जो ग्लेशियर है ये छोटे होते जा रहे हैं। और ग्लेशियर छोटा होना मतलब हमारे जो साफ पानी का स्रोत है वो ख़त्म हो जाना, तो ये बहुत बड़े चिंता की बात है। तो ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए ये नदी जो निकल रही है आपकी ऊपर, आप हिमालय के वहाँ से देखेंगे कि ब्लू कलर से आपको शो हो रहा होगा, नदी जो है वो निकल रही है। और इस तरह से आते आते नीचे उत्तरांचल से आते आते उत्तर प्रदेश में आती है, कानपुर, आपके इलाहाबाद, और फिर वाराणसी, और फिर बिहार में पटना, वेस्ट बंगाल में आपकी आ जाती है,
और कुछ हिस्सा जो है इसका बट जाता है बांग्लादेश की तरफ। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये उत्तरांचल से आपकी, और स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ से आपका हो रहा है गंगोत्री ग्लेशियर से, और फिर ये आपका आ गया कानपुर, ठीक है, और ये आपका आ गया इलाहाबाद, और ये यूपी में आपका आ जाता है, और उसके बाद आपका आ गया वाराणसी, मतलब बनारस जिसको कहते हैं, पटना आपका बिहार में आ गया, और फिर ये वेस्ट बंगाल के साइड जो है वो मुड़ जाती है, और कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में, ये आपको पता ही है। तो बांग्लादेश में यहाँ से ये इस जगह से ये डिवाइड होके कहाँ चली गई है, बांग्लादेश में चली गई है। और फिर ये जो कैलकाटा है यहाँ पे ये आती है, और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जो है ये मिल जाती है। बे ऑफ बंगाल आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे है। तो इस तरह से जो गंगा का उद्गम स्थल से लेके अंतिम जो उसका पड़ाव है वो हमने देख लिया कि वो कहाँ आके मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ, बबलू जी भी साथ साथ मेरी हेल्प करते जा रहे हैं, थैंक यू बबलू जी। बिहार में जो है 450 किलोमीटर है, थैंक्स वेरी, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। प्रीवियस ईयर सेट का, अच्छा प्रीवियस ईयर, ओके ओके ठीक है, हम कोशिश करते हैं, प्रीवियस ईयर के लिए बोल रहे हैं, ठीक। चलिए, वेरी गुड। देखिए अंजलि जी ने भी बता दिया कि मेघना नाम से समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी यात्रा होती है, एक लंबी यात्रा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। इसका आंसर अभी मैंने आप लोगों को बताया था डिस्कशन में कि हम किस एज ग्रुप को पढ़ा रहे हैं, है ना। ये मैटर करता है कि जो एज ग्रुप है बच्चों का क्या है, कि वो उसको समग्र रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी अलग अलग से कोई विषय नहीं है ना, वो सभी विषय को एक साथ ही देखते हैं। तो सबसे बेसिक कारण इसका यही हुआ, और राइट आंसर भी आपका बी होगा। तो यहाँ किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरग्रल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? टेक्स्ट बुक, पाठ्यपुस्तकें, चिल्ड्रन एनवायरमेंट, बच्चों का वातावरण, लैंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, भाषाई दक्षता, और रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। प्राथमिक स्तर पे सबसे पहला हम जिसको प्रेफरेंस देंगे वो क्या है? और जिनको भी क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। वेरी गुड, फटाफट आंसर आ रहे हैं, नाइस पार्टिसिपेशन। और इसका राइट आंसर जो है वो जितने लोगों ने किया है सब बी ही किया है ज़्यादातर। श्रीकांत जी ने डी किया है, कंफ्यूज मत होइए। देखिए बच्चों का वातावरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छा वातावरण मिल रहा है तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और अगर उनको बहुत अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ें भी उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो आसपास के वातावरण का जो है असर सबसे ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है, प्राथमिक स्तर पे ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? परिवार शब्द किस लैटिन शब्द की उत्पत्ति से हुआ है? ठीक है, फेमस, फैमलस, फैमिली, फैमलास और फैमलस। इस तरह से ये 4 शब्द आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच अवनी जी। इसमें ए बी डी सभी आंसर आ रहे हैं,
थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट है लग रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें लैटिन वर्ड जो है वो है फेम्यूलस, ठीक है, FAMULUS, मतलब ए जो है आपका इसमें राइट होगा, ठीक है, पहला वाला जो है आपका वो शब्द सही होगा। इसमें आप फर्स्ट वाले में टिक करेंगे, पहला वाला आपका सही होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्क इज डिवाइडेड अमंग ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, परिवार के प्रत्येक सदस्य के कार्यों का विभाजन किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार, क्लास वाइज मतलब वर्ग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार। इलेवेंथ का आंसर आने लगा फटाफट, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत ही जोश है सब में आंसर जल्दी जल्दी करने के लिए, और ये सबसे अच्छी बात है, ये जोश जो है इसको बिल्कुल कायम रखना है हमें। वेरी गुड, तो इसके राइट आंसर जो है वो बी होगा। कोई बात नहीं अगर आप लोग ने ए लगाया है तो। क्षमता के अनुसार, देखिए किसकी क्षमता कितनी है, ये क्षमता जो है कैपेसिटी, वो कितना कर सकता है उसके अनुसार उसको काम दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी एज ज़्यादा हो पर उसकी क्षमता उतनी ना हो। क्योंकि अगर हम उम्र के अनुसार देखें तब तो जो घर के बूढ़े व्यक्ति हैं वो सबसे ज़्यादा उम्र दराज हुए, तो उनको सबसे ज़्यादा काम दो, और जो सबसे छोटा बच्चा उसको काम बना दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा है पर वो बुजुर्ग हो गए हैं तो अभी उतना काम नहीं कर पाएंगे वो, तो इसलिए जो काम बंटे जाते हैं वो क्षमता के अनुसार होते हैं। तो उम्र के अनुसार तो फिर दादा दादी को सारे काम करने पड़ जाएंगे घर के, लेकिन उम्र के अनुसार इसको नहीं देखा जाएगा। तो जिन्होंने भी बी आंसर किया है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। What is the cloth of different color cut stitched in different design on clothes called? विविध रंग के कपड़ों को काट कर कपड़ों पर विविध डिजाइनों में सिलना क्या कहलाता है? हाथ की कढ़ाई, हैंड एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क, बांधनी या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ए और बी ऐसे आंसर आ रहे हैं, और इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। जितने लोगों ने भी बी आंसर किया है वो सही है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक पिक्चर रखा हुआ है, उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अलग अलग रंगों के कपड़ों के जो टुकड़े हैं उनको काट करके सिल दिया जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह से दिखता है। ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये आपका है, जो ये वाला फर्स्ट पिक्चर है ना, यही है आपका पैच वर्क, ठीक है। ये आपका पैच वर्क है। देखिए इसमें अलग अलग तरह के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के, इनको आपस में जोड़ दिया गया है। इस तरह से अनेक सुंदर सुंदर डिज़ाइन जो हैं वो बनाए जाते हैं। गुजरात में खासकर इसका काम ज़्यादा होता है, और ये कपड़ों के अलग अलग तरह के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के और तरह तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। फिर उसमें तरह तरह के बाकी और हाथ के काम करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बेसिकली ये जो होता है कपड़े के टुकड़े को जोड़ के जो बनाया जाता है, ये दैट इज़ पैच वर्क, ठीक है। इसको पैच वर्क कहा जाता है। और दूसरा जो आप रेड वाला देख रहे हैं, इसको बांधनी वर्क या बंधेज कहा जाता है, जो कपड़ों में नॉट बांध बांध के, गांठें लगा लगा के इनको कलर में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है कलर में, और फिर ये इस तरह के डिज़ाइन का उभार जो है वो देखने को मिलता है। और जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं एम्ब्रॉयडरी में, वो कढ़ाई देखिए इस तरह की होती है, जो रिंग में लगा करके, फ्रेम में लगा कर हाथों से भी की जाती है और सिलाई मशीन पे भी की जाती है, दो तरह से होती है, ठीक है। तो ये आपका तीनों तरह का मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द नेक ऑर्नामेंट ऑफ कैमल कॉल्ड? ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद, बाखला, हटड़ी
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, और इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, गोरबंद कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गोरबंद। जितने लोगों ने भी ए किया है वो राइट आंसर है। इस तरह का होता है, देखिए ये ऊँट के गले में पहना हुआ होता है, और इसको काफ़ी डेकोरेटिव बनाया जाता है, क्योंकि जो राजस्थान है वो आप देखेंगे कि राजघराने से संबंधित जो है, यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा डेकोरेट करने का जो प्रथा है, रंगीन रखने का डेकोरेशन, कांच की चीज़ें आप देखेंगे कि छोटे छोटे मिरर्स वगैरह, यहाँ पे मिरर वर्क बहुत चलता है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, इसको डेकोरेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा गोरबंद। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है हमारा। वाई डू आई गेट शॉर्ट ऑफ ब्रीथ वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन्स? पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है? द एयर प्रेशर डिक्रीजेस वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स? पहाड़ों पर चढ़ते हुए वायु का दाब कम हो जाता है। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन द एयर प्रेशर एट द टॉप बिकम मोर? पहाड़ों पर चढ़ते हुए वायु का दाब अधिक हो जाता है। द साइज ऑफ हार्ट बिकम स्मॉलर? हमारे हृदय का जो साइज है वो आकार जो छोटा हो जाता है। नन ऑफ अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 15 का आंसर करेंगे। मीला जी का आंसर आ गया सबसे पहले, माही जी का भी आ गया, वेरी गुड। और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, इसलिए झटपट सबके आंसर आ रहे हैं कि भाई पहाड़ों पर चढ़ते वक्त जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ऑक्सीजन की कमी वहाँ पे होती है, जिसके कारण हमको लगता है कि हमारी सांस फूल रही है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, जिन्होंने भी ए आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। ए इज़ द राइट आंसर। वायु का दाब जो है वहाँ पे कम हो जाता है। विच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या गागरोन? ये 4 किले हैं, इनमें से कोई एक किला जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। 16 का डी, बी, ओके, डी, ज़्यादातर डी आंसर आ रहे हैं, लेकिन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, जयगढ़ का किला। ठीक है, जो जयगढ़ का किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर जो है इसको आप लोग करेक्ट करिएगा, सी इज़ द राइट आंसर। और इस तरह के हैं ये किले, ये आप देख सकते हैं। देखिए, कुंभलगढ़ का किला इस तरह का दिखता है। चित्तौड़गढ़ का तो मोस्टली सबने देखा है, बहुत कॉमन है। वहाँ पे चित्तौड़गढ़ का जो स्तंभ है, चित्तौड़गढ़ का जिसको विजय स्तंभ कहा जाता है, वो है, दिखाई भी दे रहा है किनारे। और गागरोन का किला है जो चारों तरफ से पानी से काफ़ी हद तक घिरा हुआ है। और फिर लास्ट वाला जो है आपका है जयगढ़ का किला। और जयगढ़ के किले के बारे में एक और ख़ास बात आपको मैं बता दूं कि जयगढ़ के जो किले हैं उसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, जयगढ़ के किले में विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है वो है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 क्वेश्चन। पेंटिंग स्टाइल ऑफ राजस्थान गिविंग इम्पोर्टेंस टू बर्ड। पक्षियों को महत्व देने वाली राजस्थान की चित्र शैली कौन सी है जो पेंटिंग को महत्व देती है? ठीक है, मारवाड़ पेंटिंग, बूंदी पेंटिंग, और मेवाड़ पेंटिंग, और अलवर पेंटिंग। ठीक है, एक मारवाड़ है, एक बूंदी है, एक मेवाड़ है, और एक अलवर है। ध्यान से आप देखिएगा नाम इसका। अब बफरिंग ठीक हो गई है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हुआ होगा। वो नेटवर्क इशू के कारण ही आंसर अप डाउन कुछ हो गया है, तब आप लोग को स्क्रीन पे गलत शो कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि बी राइट आंसर है इसका, बूंदी चित्र शैली। ठीक है, तो बूंदी चित्र शैली जो है उसमें पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्रकला है उसको देखा जाता है कि इसमें ज़्यादातर बर्ड्स वगैरह काफ़ी हद तक बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली आपने ये कॉमन पिक्चर देखी होगी, अक्सर आपको देखने मिलता होगा इस तरह का पिक्चर, जिसमें कोई कई तरह के बर्ड हैं ऐसे पकड़ के देखती रहती है कोई रानियाँ वगैरह। तो ये है बूंदी चित्र शैली। ठीक है, जो कि पक्षियों को महत्व देने वाली राजस्थान की चित्र शैली है। राजस्थान का तो आप देख ही रहे हैं, इसका जो कलरिंग, जिसका ड्रेसअप जो रहता है इस तरह का होता है, आंखें थोड़ी नुकीली सी होती हैं। तो ये आपका हो गया बूंदी चित्र शैली। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। छापी डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। छापी डैम जो है, छापी बांध, ये आपका राजस्थान में है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है आपको बताना है। झालावाड़, कोटा, बूंदी या बारां। थैंक यू अवनी जी बताने के लिए। सुजाता जी को शिकायत आई है मेरी तरफ से, सॉरी। हो सकता है मैं आंसर नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि आज सभी बहुत फटाफट आंसर कर रहे हैं। तो अब मैं ध्यान दूंगी आपके आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। तो आज अंजलि जी के आंसर भी काफ़ी सारे गलत हो रहे हैं, मैं नज़र रख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज फटाफट आंसर भी सबके आ रहे हैं ना, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, नज़र से चली जाती है आंसर। और ए इज़ द राइट आंसर। फटाफट आंसर तो आ रहे हैं सबके, वेरी नाइस। और इसका राइट आंसर जो है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये देखा जाता है। ठीक है, छापी बांध जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुजाता जी का आंसर बिल्कुल सही है। इस बार मैंने आंसर देख भी लिया है सुजाता जी आपका। आपने लिखा है 18 का ए, बिल्कुल सही आंसर दिया है। प्रतीक्षा जी का आंसर भी सही है, भूमिका जी का भी, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। आज अंजलि जी के काफ़ी रॉन्ग हो रहे हैं, नज़र पड़ रही है मेरी। ठीक, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको आंसर मिलते भी जा रहे हैं ना साथ में। वेयर इज़ कुडुक द लैंग्वेज ऑफ पीपल। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मिजोरम।
ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर किया है लगभग लोगों ने। कुछ एक आध गलत आंसर भी कर रहे हैं, पर इसका आंसर जो है वो झारखंड होगा। ठीक है, कुड़ुक जो है वो झारखंड की भाषा है। ये मैंने पहले करवाया हुआ है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। तो जिन्होंने भी सी के अलावा कोई और आंसर किया वो रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कुड़ुक भाषा है वो झारखंड के अलावा बिहार के भी कई जगहों पे बोली जाती है और पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बोली जाती है। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन में ये देखा जाता है कि झारखंड ही होता है ऑप्शन में। कभी अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि कभी कभी तीन तीन ऑप्शन, तीन तीन भी रहते हैं, एक ऑप्शन में तीन तीन रहते हैं जगह, तो हो सकता है कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल दे दे, तो आपको इस पे टिक करना है, क्योंकि ये तीनों जगह पे कुड़ुक भाषा बोली जाती है। लेकिन जो सीटेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें सिर्फ झारखंड ही आता है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नववारी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नववारी का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, गुजरात या गोवा? सी ए, ओके, बबली जी झारखंड से हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका होगा ए, महाराष्ट्र से। वहाँ पे जो साड़ी एक तरह से पहनी जाती है उसको नववारी साड़ी कहते हैं, जिसमें पीछे से आपने देखा होगा कि धोती के स्टाइल से वो साड़ी को पहना जाता है, और वो साड़ी को नवारी साड़ी ही कहते हैं। तो ये नवारी वर्ड जो है ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ए था वो सही था। और आज काफ़ी लोगों के आंसर गलत हुए हैं, मैंने नोटिस किया है। तो ईमानदारी से अपने नंबर भेजिए, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो चैनल को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि हमारे हर दिन की क्लास में हमारी बहुत सी मेहनत और बहुत सा एफर्ट्स लगा होता है। आपका ये छोटा सा जो लाइक होता है ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। इस लाइक का बहुत बड़ा महत्व हमारे लिए होता है, तो लाइक बिना किए मत जाइएगा। और कल की क्लास, संडे की जो मैराथन क्लास है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्लास में, क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा और फास्ट क्लास होगी, फटाफट क्वेश्चन आंसर आपके होंगे। ठीक है, पूरी एमसीक्यू की क्लास रहेगी और कोर्स को कवर कराने की पूरी कोशिश होगी मेरी। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं। और मेरी जो टाइमिंग रहेगी वो, वैसे तो हमारी क्लास का जो है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक होगा, पर ईवीएस की जो टाइमिंग है वो 2 से 3 बजे तक की होगी। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। हाँ, नंबर आज कम आए हैं थोड़े, मुझे पता है, काफ़ी गलतियाँ आज हुई हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को नए बहुत सारे आंसर्स भी आज मिले हैं। 11 तक मिले हैं। प्रतीक्षा जी आज थोड़ा लेट ज्वाइन करी थी। ठीक है, अभी सबके नंबर एक बार चेक कर लूँ। खुशबू जी ने 12 नंबर मिले हैं। हाँ, कम नंबर, आज काफ़ी कम नंबर मिले हैं। कोई बात नहीं, चलिए इसी तरह अपना मेहनत जो है उसको करते रहना है। जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीख लेना है। और एग्ज़ाम की डेट देखिए कब तक आती है वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अभी हमें खुद ही नहीं मालूम है ना। तो जैसे ही डेट आती है आपको जल्द से जल्द जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट, टेक केयर। और आज जल्दी जल्दी कल के काम भी निपटा लीजिए, क्योंकि कल की क्लास हम लोग को 5 घंटे लगातार करनी है। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।